डॉक्टर ज़मुरद आवान इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, जो कि टीचर हैं, रिसर्चर हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, पोइट हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है वुमेन एंड सोशल चेंज इन पाकिस्तान, जिसका मेरे ख्याल में महवर भी ख़वातीन के हुकूक हैं। सो इस पर हम बात करेंगे आगे चल कर के किताब में इन्होंने किस तरह से ख़वातीन के हुकूक जो हैं उनको डिस्क्राइब किया है, मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर की हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़मुरद आवान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि पाकिस्तानी खातून जो है वो चाहती क्या है? वो प्रोटेक्शन चाहती है, वो तालीम चाहती है, वो आखिर चाहती क्या है? वो फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है, क्या चाहती है? अच्छा, ये तो सवाल बाद में आता है कि वो क्या चाहती है। पहले ये आता है वो जिस मुआशरे में रह रही है वो उसको क्या देना चाहता है, वो उसको कहाँ देखता है, उसको प्लेस कहाँ करता है, उसको वैल्यू कहाँ करता है। ये जो मेरी किताब विमेन एंड सोशल चेंजेस इन पाकिस्तान है, इसके अंदर ख़ास तौर पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं ख़वातीन के हवाले से, पाकिस्तानी मुआशरे और पंजाबी मुआशरे में ख़ास तौर पे पंजाबी औरत जो है। इसमें एजुकेशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव मेयर्स, ये सब वेरिएबल्स ख़वातीन की पोजीशन को कैसे चेंज करता है मुआशरे में। क्या तालीम हासिल करने के बाद वो एम्पावर हो गई हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकती हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं? क्या वो अनलाइकेबल पार्टनर से डिवोर्स अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं? क्या वो मोबिलिटी के हिसाब से हैरेसमेंट नहीं होती जब वो बाहर निकलती हैं? तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तालीम ने पूरी तरह एम्पावर नहीं किया। इसी तरीके से आपका ताल्लुक मीडिया से है। मीडिया के अंदर जो हैरेसमेंट है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैंने एक वेरिएबल मीडिया उठाया है कि मीडिया एम्पावर भी कैसे करता है और मीडिया के अपने लोग भी हैरेसमेंट का किस तरह शिकार होते हैं। दोनों चीज़ें। एम्पावर तो इस तरह करता है ना कि आप टॉक शो कर रही हैं, आप बात कर रही हैं ख़वातीन के मौजू पे, तो यूँ एम्पावर करता है। कोई रेप हो जाता है तो मीडिया उसको ओवर और ओवर रातों रात एक इशू बनाता है। ज़ैनब मर्डर केस आपके सामने है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस आपके सामने, सियालकोट वाला, नूर मुकदम, सारे आपके सामने हैं। तो वो मीडिया की कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ये मैंने कहा है। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि सब जगह पर हैरेसमेंट या जो भी मसाइल हैं, तो देखें कानून मौजूद हैं। हैरेसमेंट बिल बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल है और हर यूनिवर्सिटी जो मेरी अपनी फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे हमारे तो कॉरिडोर्स में लगे हुए हैं कि ये हैरेसमेंट बिल है। अगर आपको कहीं पर, हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पर जाके रिपोर्ट करें। वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी एट आवर यूनिवर्सिटी, विच मीन्स के वो कर रहे हैं। मसला पता है क्या है? फैंसी लॉ सिर्फ बनाना करेगा, सोच। आपने सोच पे तो काम ही नहीं किया। अभी तक घर में माँ जो है वो कहती है मेरा पुत्र आएगा तो यह होएगा। अभी तक माँ का जो प्रेफरेंसेस हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सी फैमिलीज में अभी भी है। वो कि हमने तरक्की कर लिया है, हमने पढ़ लिख लिया है। आप देखें, आपने इर्द गिर्द ऐसे देखा होगा, एक बच्ची या एक औरत हरासमेंट का शिकार है, लेकिन घर वालों का प्रेशर है कि बोलना नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। ये सोच किस तरह से तब्दील की जाए? अच्छा, एक दिन ना मैं इसी तरह आपकी तरह बड़ी परेशान थी कि इतने केसेस आ रहे हैं, रेप हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है हर जगह पर। मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि भाई कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी चलें, आप रिपोर्ट करें हो जाती है, हम और आप बोलते भी हैं, मैं एजुकेशनिस्ट और आप एज एंकर बोलती हैं। मसला क्या है? मसला ये है, आप ख़वातीन को एजुकेशन के, तालीम के पर लगा दें और उनको फ़्लाइट ले दें एम्पावरमेंट की, फिर वो ये सब खुद डील भी कर लेंगी। आप मुझे ये बताएं, मेरे जैसी, आप जैसी या हम जैसी जो हाई प्रोफाइल ख़वातीन हैं, किसी की ज़रूरत है वो उनको हैरेस कर सके? क्योंकि आपके पास एक डेटरेंस है ना, आपके पास तालीम की पावर है और आपके पास एक एम्पावरमेंट की सीढ़ी है, आप उसको बना के उठ सकते हैं। और फिर हम ऑनर किलिंग से चलें, इसको लिंक कर लें, तो जितने भी ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो वापस हो जाते हैं और उसकी रीज़न आपको भी पता है कि बाप जो है वो खुद मुद्दई बन जाता है। अच्छा, तो आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा तो मैं और एक इजाफा कर लूँ, जो ऑनर किलिंग के केसेस के मुतालिक ये पहले होता था ना, अब रियासत उसमें कफ़ील है। जब रियासत कफ़ील बन जाती है या रियासत जो है उसकी वाली बन जाती है, वाली का कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, तो फिर वो रियासत उसको वापस कर सकती है। फिर वो बाप माफ़ नहीं करता अगर बेटे ने कत्ल किया बेटी का। तो ये अब जो हमारे लॉज है ना, उसमें भी अब ओवर द ईयर्स बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं
उसकी करेक्ट और फर्म इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है यहाँ। बिल्कुल, ये लॉज मौजूद बिल्कुल, हैं, वी डोंट नीड मोर लॉज, हमें और फैंसी लॉज नहीं चाहिए, अब हमें उसकी implementation चाहिए, फर्म इम्प्लीमेंटेशन, अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हो भी रही है, बहुत सारे इदारों में है भी। आप मुझे ये बताएं, पहले हमने कभी सोचा था हैरिस होती रहती थी ख़वातीन वर्क प्लेस पे, कोई हल नहीं होता। अब हमने सोचा नहीं, अब हम देखते हैं रातों रात हमारे अपने इदारे के अंदर, हमें नहीं पता, बंदा जो है उसको निकाल देते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होती है, इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। सो यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप देयर ना, आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, एंड देन थिंग्स विल इवेंचुअली ग्रेजुअली चेंज। और एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग बात, रिलीजन को हमने हमेशा विमेन के राइट्स पे लताड़ने का किरदार अदा किया है, जो गलत है। रिलीजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ पावर भी है। आप फतवे बाकी चीज़ों पे लेते हैं, आप इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन पे फतवा लेना और उस फतवे को फिर आप आगे लेकर चलें। रिलीजन इज अ पिलर, एक ब्रिज है, आप उसको लेके चलें और रिलीजन को इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ ईरान ने इस्तेमाल किया है, देखिए उन्होंने अपनी जो उनकी आबादी थी उसको कंट्रोल किया है रिलीजन का सहारा लेके। हालांकि कितनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी सब कहते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन के ये है, तो हमें रिलीजन को उस तरीके से अपने बेटरमेंट के लिए हम उसको एज अ व्हीकल नहीं बना सके, एक ये भी हमारी कमज़ोरी है। लेकिन ये जो आप बातें कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे अगेन मैं वही बात करूंगी कि ये मैं और आप कर सकते हैं। जिन ख़वातीन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर घर वाले ही नहीं आपको बोलने देते। इस सब के साथ साथ जो हम औरत मार्च का जिक्र करते हैं, उनकी हम चीज़ों से, कुछ चीज़ों से इख्तलाफ है, उनके आप नारे देख लें, उनके प्ले कार्ड्स देख लें, लेकिन जहाँ ये होना चाहिए वहाँ क्यों नहीं होता? हम देखते हैं लिबर्टी में होता है, इस तरह की जगहों पर होता है, लेकिन जहाँ के ये मसाइल सबसे ज़्यादा है गाँव देहातों में, इंटीरियर सिंध में आप देख लें, आप साउथ पंजाब में देख लें, जहाँ के ये मसले सबसे ज़्यादा हैं, आपको क्या लगता है वहाँ क्यों नहीं औरत मार्च होता? और ये तमाम जो फेमिनिस्ट है वहाँ जाके क्यों नहीं करती? अच्छा, मैं पाकिस्तान में फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई नहीं कभी, पहले तो ये मैं बता दूं। एक हमने हमेशा जो औरतों के हुकूक की बात करे उसे कहते हैं ये फेमिनिस्ट है। मैं खुद अपने आप को वुमेन राइट्स एडवोकेट कहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपने इतना ज़बरदस्त सवाल किया है और मैं चाहती थी आप ये सवाल करें। सबसे बड़ी क्रिटिक वुमेन राइट्स पे ये है कि उनकी आवाज़ उन औरतों ने उठाई है जो खुद सुबह बेड टी से उठती हैं, ठीक है, उसके बाद पार्लर चली जाती हैं, ये क्रिटिक है उनके ऊपर। और सिविल सोसाइटी की ख़वातीन हैं और आम बैकग्राउंड नहीं है, बाहर से तालीम हासिल करके आई हैं, और उसके बाद अगर उन्होंने जेंडर पे लिखा भी है तो उस यूरोपियन लेंस से लिखा है या वेस्टर्न लेंस से लिखा है। मैं दोबारा इसको कोट इसलिए कर रही हूँ किताब को क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम बॉर्न एंड रेज इन पाकिस्तान, मेरी सारी तालीम पाकिस्तान से है। मैं बाहर गई हूँ, मैं 10-15 ममालिक में गई हूँ, लेकिन मैं 5 दिन से ज़्यादा नहीं वहाँ रही। जिसका मतलब ये है कि ये किताब लिखते वक्त जो लेंस इस्तेमाल किया है, जो कल्चरल लिंक मैंने दिया है, वो हमारे यहाँ लिटरेचर में मिसिंग था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिविल सोसाइटी या वुमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, लेकिन वो महदूद है अर्बनाइट एरियाज़ तक। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है वुमेन मार्च में मेरी अपनी बहुत सारी स्टूडेंट्स जाती हैं, मैं कभी नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई कि मैं उनसे इख्तलाफ करती हूँ, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि हो सकता है मेरा और उनका नरेटिव कहीं डिपार्चर में चला जाए। मैं उन नारों से, अगर आप उन नारों को अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको गलत लगते हैं, वैसे वो नारे गलत नहीं हैं। हमारा कल्चर नहीं है ना, हम कल्चर में ऐसी बातें करते नहीं हैं। हमारे यहाँ अगर सेक्स की बात करनी है तो आप भाई के सामने नहीं करेंगे, आप बाप के सामने नहीं करेंगे, ये कल्चर है हमारा। बिल्कुल, इस कल्चर के अंदर रह के आप वुमेन राइट्स की बात करें, आप भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी करूंगी और बहुत सारे और लोग भी करेंगे। लेकिन अब ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ सिविल सोसाइटी तक नहीं है। आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट फिर है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप अगर चाहती हैं अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन ज्वाइन करना, आप कर सकें। आप अपनी मर्ज़ी की फील्ड में जाना, एजुकेशन का कोई ऐसा सेक्टर, वो आप कर सकें। आप अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हैं तो आप कर सकें। अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हैं तो आप कर सकें। ये तमाम वो बातें जो आपको अर्बन और रूरल दोनों जगह पर रिस्ट्रिक्टेड मिलेंगी। मुझे मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको या मुझे या हम अगर जितने भी वोकल बन जाएं, हमें तब मिल सकती हैं या हमारी ख़वातीन को तब मिल सकती हैं जब वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल कर लें, वो घरों से बाहर निकलें, इंडिपेंडेंट हों, उनको उनके हालात इंडिपेंडेंट बनाते हैं। और जो भी कोई इंडिपेंडेंट औरत होगी
وہ اس طرح سے ووکل ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کی دو باتیں میں صرف پک کروں گی. ایک تو آپ نے کہا نا کہ آپ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنس کی ہم بات کم کرتے ہیں. ایک فائنینشلی اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ذرا آپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ ایگزرٹ کر سکتے ہیں, گھر میں بھی کر سکتے ہیں, شوہر کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کردار ہے جو ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں, سسٹرہڈ کا کردار. ایک عورت کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. اگر گھروں میں عورتیں بطور ماں, بطور ساس, بطور نند آپ سپورٹ شروع کر دیں تو آدھا تو لڑائی وہیں ختم ہوگی. 47.8% پرسنٹیج ہے. ہم وہ پرسنٹیج کیسے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل نہیں ہو رہی. دیکھیں ہمیں ایز اکیڈمیشن پلیز خواتین کی اتنی بری تصویر نہ دکھائیں. وہ سکسیس سٹوریز بھی ہیں یہ اور ہر جگہ پر ہیں, رورل بھی اربن بھی, ہر جگہ معاشرے پر کی ریالٹیز ہیں. آپ کی بہت سی باتوں سے میں اگری کر رہی ہوں, بہت سی باتیں میں چاہتی ہوں کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو, لیکن وہ اس طرح سے مجھے اپنے کلچر کا پتہ ہے کہ وہ یہاں ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اگلے 10, 15, 20 سال میں ہو سکتی ہے اگر ہم آج ان پر کام شروع کر دیں. سروائیول پھر اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو, کچھ ٹاپکس کو, کچھ ایجوکیشن کے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کو اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں, اس پر کام شروع کر دیں. دیکھیں کریکولم کی تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں پڑھاتی پاکستان گورنمنٹ, نیشنل, پروونشل اور طرح کے سبجیکٹس ہوں, لیکن ہر ایک میں ایک جینڈر کا ویک ہوتا ہے میرا. اس کے اندر جینڈر کے اوپر بات ہوتی ہے, آرٹیکلس پہ بات ہوتی ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے بات ہوتی ہے. لیکن یہاں سے تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف تو نہیں, اگری بھی کرتی ہوں, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ایک ویریشن دینا چاہوں گی. وہی بات, آپ کو نہیں پتا کہ میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی زنجیریں آپ نے بھی توڑی ہوں اور میں نے بھی توڑی ہوں, ایسی انویزیبل سماجی زنجیریں جو نظر نہیں آتی, لیکن ہم نے اپنے اپنے طور پر توڑا اور ہم یہاں پہنچے. میں بہت ساری ایسی رورل خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے وہ زنجیریں توڑی ہیں. میں نہیں سمجھتی 10-20 سال کا. عورت کا کریجس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, وہ تو آ رہا ہے نا, کریج دے یہ گا. آپ کی قسمت میں ہے. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ول, آپ کا پیشن, پھر وہ آپ کو ایک ڈائریکشن میں لے کر جا سکتا ہے. You will make your way out of it. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. بالکل. ادروائز تو میرے خیال میں چیزیں اس طرح سے کام نہیں کر سکتی. اینی ہاؤ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, اور ابھی اور بھی اگر ہمیں وقت ملتا تو ہم بہت سی ڈسکشن کر سکتے تھے. سر آپ کے پاس 1 منٹ ہے, کوئکلی میں چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی نظم ایک لکھی ہے بیٹی پر, اس کے چند اشعار ہمارے ویورز کی خدمت میں پیش کریں. میں صرف 3 اشعار اس میں سے میں نے سلیکٹ کیے ہیں. اس کا عنوان ہے کہ میں بیٹی ہوں. کوئی رحمت کہتا ہے مجھے کہ بیٹی ہوں میں, تو کوئی زحمت کہتا ہے مجھے کہ بیٹی ہوں میں. کبھی عزت تو کبھی غیرت کی بھینٹ چڑھتی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے زمانے کو کہ بیٹی ہوں میں. کامیاب ہو جاؤں تو معمہ, ناکام ہو جاؤں تو ایک سوال, ناقابل برداشت ہوں ہر طرح کہ بیٹی ہوں میں. واہ, زبردست, کمال ہو گیا. چلیں, بہت اچھی ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. انشاءاللہ آپ کو پھر کسی موضوع پر, اور اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کی کسی ٹاپک پر آپ کو پھر اپنے شو میں دعوت دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں.